नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, यानी कि हम लोग बात किए थे, यूक्लिड एल्गोरिथम की बात किए थे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की बात किए थे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की बात किए थे। अब यहाँ पर हम लोगों को बात करना है अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है ना, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले परिमेय संख्या क्या, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है तो आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए और जो हर है यानी कि Q है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की संख्या, इस तरह के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q पूर्णांक हो, उसका हर यानी कि Q 0 के बराबर न हो। तो इस तरह की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? P/Q के रूप में है। इसका P माने अंश, अंश पूर्णांक है, Q 2, हर भी पूर्णांक है और हर 0 के बराबर नहीं है, तो यह पूर्णांक कहा जाएगा। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? 1/2 परिमेय संख्या हो गई। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? है। ये हम लोग प्रश्नावली में भी हल किए हैं, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, चाहे 0/2 लिख सकते हैं। तो 0/1 ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, हर 0 के बराबर नहीं है। हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अंश 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। वैसे ही -1/-3 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश भी पूर्णांक है, -1 पूर्णांक होता है, हर भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है और हर 0 के बराबर नहीं है। वैसे ही 1/3 हो गया, 7.247 हो गया। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। वैसे ही 0.3333 ये भी यानी कि क्या? 0.3 बार, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे ही 3.475 बार, ऐसे ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये जो भी मैंने उदाहरण लिया है वो सब क्या है? परिमेय संख्या का उदाहरण मैंने लिया है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखे, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो संख्याओं की बात आ गई। दशमलव भिन्न में कैसे जानेंगे कि परिमेय संख्या है? दशमलव भिन्न में कैसे जानेंगे कि वह परिमेय संख्या को निरूपित कर रही है? तो जो शांत दशमलव होता है, शांत, ये शांत दशमलव है। तो जो शांत दशमलव होता है वह जो होता है वह परिमेय संख्या को निरूपित करता है। यह जो है वह क्या है? अशांत है। जो अशांत दशमलव हो लेकिन आवर्ती हो, अशांत है और आवर्ती है। आवर्ती माने जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो देख लीजिए, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 3 की। यह क्या है? ये भी क्या है? अशांत और आवर्ती है। किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? तो 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो जो दशमलव भिन्न शांत होगी वह तो क्लियर है कि परिमेय होगी, और जो भिन्न अशांत हो लेकिन आवर्ती हो वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो यदि शांत भिन्न है तो परिमेय संख्या होगा, और यदि अशांत है तब क्या होना चाहिए? आवर्ती होना
चाहिए, तो वह किसको निरूपित करेगी? परिमेय संख्या को निरूपित करेगी। ठीक है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सकें, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो और हर 0 के बराबर न हो। यदि इस रूप में हम नहीं लिख पाएंगे तो उस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या मैंने बताया कि यदि किसी संख्या को आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p q पूर्णांक हो और हर 0 के बराबर न हो, तो उस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या नाम दिए हैं? अपरिमेय संख्याएं नाम दिए हैं। जैसे एक बात बताइए, 1 करने में 2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप पूछेंगे कैसे? तो देख लीजिए, ये p बाई क्यू के रूप में है, सही है, लेकिन अंश पूर्णांक है, ये भी बात सही है। हर यानी कि q पूर्णांक है, करनी में 2 पूर्णांक होता है? नहीं होता है। तो जब हर पूर्णांक नहीं है तो यह अपरिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही करनी में 2 ले लीजिए। करनी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करनी में 2 को करनी में 2 बाई 1 लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में तो हो गया, लेकिन इसका अंश पूर्णांक है? नहीं पूर्णांक है। करनी में 2 बटा करनी में 3, ना तो अंश पूर्णांक है ना तो हर पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या होगी। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पाई का जो प्रसार होता है 3.1416 करके, ऐसे पाई का जो प्रसार होता है वह अशांत होता है और आवर्ती नहीं होता है। माने क्या होता है? अनावर्ती होता है, अनावर्ती। तो यहां से एक और बात पता चल गई कि यदि किसी भिन्न का जो दशमलव प्रसार है वह अशांत और अनावर्ती है, तो वह जो दशमलव भिन्न होती है वह एक अपरिमेय संख्या को निरूपित करेगी। जैसे देख लीजिए, ये 0.10100010001000 ऐसे ये भी निरूपित कर रही है एक अपरिमेय संख्या को। क्यों? क्योंकि यह अभी अशांत है और अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, क्योंकि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे कहाँ देखिए, यहाँ पे 10 आ रहा है तो अब क्या हो गया है? 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पर 10,000, ऐसे हो रहा है। किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बार बार वही अंक नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो संख्या है वह किसको निरूपित कर रही है? अपरिमेय संख्या को निरूपित कर रही है। ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, काफी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, जिस बात की सहायता से हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे, उस संख्या को कन्फर्म करेंगे, सिद्ध करेंगे कि वह संख्या परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रमेय, थ्योरम। थ्योरम क्या है मैं लिख देता हूं। तो आज हम जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं, यदि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी,
करेगी जहाँ ए पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, तो हम लोगों का प्रमेय यही था कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगी जहाँ a पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या दिया है आपको? आपको दिया है कि a एक पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है ना? a एक पॉजिटिव पूर्णांक है, a एक पॉजिटिव पूर्णांक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a एक संख्या है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या पढ़े हैं कि इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या होगा? ए को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अनुसार ए को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमने लिखा है कि जब भाई ए एक संख्या है तो हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़े हैं कि वह संख्या है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना? मान लेते हैं, माना ए का निम्नलिखित गुणनखंड है, निम्नलिखित गुणनखंड है। हमने ए का गुणनखंड निम्नलिखित मान लिया है, ए बराबर P1 P2 डॉट डॉट Pn। ये ए का गुणनखंड हमने मान लिया है। ए का गुणनखंड हमने क्या माना है? P1 P2 Pn, ठीक है? जहाँ P1 P2 डॉट डॉट Pn क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं तथा P1 P2 डॉट डॉट Pn आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है, आवश्यक रूप से अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने लिया है ए का P1 P2 Pn गुणनखंड लिया है, यहाँ पर जो P1 P2 Pn संख्याएं हैं वह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन सभी जो संख्याएं हैं वह अलग अलग नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी संख्याएं अलग अलग ही हों, उसमें से कुछ संख्याएं बराबर भी हो सकती हैं। हो सकता है P1 P2 के बराबर हो, या P2 P3 के बराबर हो, या P3 P4 के बराबर हो, या मतलब उसमें से कोई भी बराबर हो सकते हैं। कुछ संख्याएं बराबर हो सकते हैं, चाहे सभी अलग अलग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सभी अलग अलग हों और चाहे उसमें से कुछ बराबर हों। यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं ली गई हैं सब अलग अलग हैं। चलिए अब जरा स्क्वायर कर दीजिए, हमें काम है स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा?
P1 P2 डॉट डॉट Pn का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर डॉट डॉट Pn का स्क्वायर। हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है ना। अब क्या दिया है, यह दिया है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, यह हमको दे रखा है कि जो p है वह ए स्क्वायर को विभाजित करता है। इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 P2 डॉट डॉट Pn एक कोष्टक में लिख दीजिए और दूसरे कोष्टक में P1 P2 डॉट डॉट Pn 2 बार लिख दीजिए। अरे भाई है P1 का स्क्वायर है, P2 का स्क्वायर है, P3 का स्क्वायर है, Pn का स्क्वायर है, तो P1 P2 Pn एक बार लिख दीजिए, फिर P1 P2 Pn, तो P1 P1 2 P1 P2 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 का स्क्वायर, Pn 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 का स्क्वायर, फिर वहीं आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोगों को यह दिया है कि P जो है वह ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अतः क्या होगा, P जो है ए स्क्वायर का गुणनखंड होगा, तो यहाँ से आपको एक बात पता चल गया। क्या बात पता चल गया, कि जब P जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यह है कि P ए स्क्वायर का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। और जब P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा तो ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या है बताइए, P1 P2 Pn है, यही ना है, P1 P2 Pn यही ना है। तो इसका मतलब है कि P जो है वह P1 P2 Pn में से ही कोई एक होगा। ठीक है ना। अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, यह हम लोग देख लेते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा। देख लीजिए, यह हो जाएगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, यह हो जाएगा। हाँ, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यह हमको बताती है कि किसी संख्या का यदि कोई संख्या है तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और वह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है ना। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, ठीक है ना, प्रमेय से क्या हो जाएगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ठीक है, कि ए स्क्वायर के गुणनखंड P1 P2 डॉट डॉट Pn, ठीक है, ये अद्वितीय गुणनखंड होंगे, Pn अद्वितीय गुणनखंड होंगे, अद्वितीय गुणनखंड होंगे। कब अद्वितीय गुणनखंड होंगे, जब इनके क्रम को न ध्यान दिया जाए, जब इनके क्रम को न ध्यान दिया जाए। तो क्या मैंने बताया कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर के गुणनखंड जो हैं वह P1 P2 Pn है। ठीक है ना। तो वह जो होगा वह एक अद्वितीय गुणनखंड होगा। ठीक है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि
ए स्क्वायर का गुणनखंड P1 P2 Pn है, यह ए स्क्वायर का गुणनखंड है। और यहाँ पर भी कह रहा है कि P जो है ए स्क्वायर का गुणनखंड है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह हुआ कि P जो है वह P1 P2 Pn में से कोई एक वैल्यू होगी। है कि P P1 P2 Pn में से ही कोई एक मान होगा, कोई एक मान होगा, कोई एक मान होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होगा कि P जो है P1 P2 Pn में से कोई एक मान होगा, चाहे हो सकता है P P1 हो, चाहे P P2 हो, चाहे P Pn हो। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है वह विभाजित करेगा P1 P2 P3 डॉट Pn को। ठीक है। अतः इसका मतलब क्या है कि P जो है P1 P2 P3 Pn में से कोई एक है। तो इसका मतलब यही है कि P जो है P1 P2 P3 Pn इस पूरी संख्या को डिवाइड करेगी। और जब डिवाइड करेगी तो यह किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। P डिवाइड करेगा किसको, ए को। ठीक है। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो चलिए एक बार और हम शुरू से पढ़ लेते हैं। हम लोगों का प्रमेय क्या था कि P एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है। तो P जो है उस ए को भी विभाजित करेगी, जहां पर ए जो है वह क्या है, एक पॉजिटिव संख्या है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग। चूंकि ये एक पॉजिटिव पूर्णांक है, अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ए को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यह जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा, अद्वितीय होगा। मान लेते हैं ए का गुणनखंड ये है P1 P2 Pn है। अब P1 P2 Pn है तो क्या यह जरूरी होता है कि गुणनखंड सब अलग अलग होते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार? नहीं, यह जरूरी नहीं होता है कि सभी गुणनखंड अलग अलग हों। उसमें कुछ गुणनखंड क्या होते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो यही माना गया है कि P1 P2 Pn आवश्यक रूप से अलग अलग नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि सब P1 P2 सब अलग अलग है। उसमें से कुछ बराबर भी हो सकते हैं। हो सकता है P1 P2 P3 बराबर हो, चाहे कोई और वैल्यू बराबर हो सकती है। ए स्क्वायर बराबर ये मिलेगा, यानी कि दो बार लिख लीजिए P1 P2 Pn, P1 P2 Pn, ये दो बार मैंने लिख लिया। अब एक बात बताइए, यह दिया है आपको प्रमेय में ही दिया है कि P जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P ए स्क्वायर का गुणनखंड होगा। और जब P ए स्क्वायर का गुणनखंड होगा तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ए स्क्वायर का जो गुणनखंड P1 P2 Pn है, ये ए स्क्वायर का यह गुणनखंड है। ये देखिए, ये ए स्क्वायर का यह गुणनखंड है। ठीक है ना। वह क्या होगा, अद्वितीय गुणनखंड होंगे। ठीक है। जब इनके क्रम को ध्यान न दिया जाए, जब इनके क्रम को ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, तो यह क्या होगा, यह क्या होगा, अद्वितीय गुणनखंड होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि P जो है या तो P1 होगा या P2 होगा या Pn, यानी कि P1 P2 Pn में से कोई एक मान होना चाहिए। ठीक है ना। अरे भाई ए स्क्वायर का गुणनखंड ही ना होगा, P1 P2 Pn होगा। यहाँ से देख लीजिए P1 P2 Pn ये सब गुणनखंड हैं किसके, ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर के जब गुणनखंड हैं, आप P भी ए स्क्वायर का गुणनखंड है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि P जो है या तो P1 P2 Pn में से ही होगा। ठीक है। और जब P1 P2 Pn में से होगा, अर्थात P जो है P1 P2 Pn को पूरी जो एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि P जो है इसी में से कोई एक है। अब इसको हम लोगों ने क्या माना है, ए, अर्थात P जो है ए को डिवाइड करेगा ना, अतः P ए को विभाजित करेगा, तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रमेय सिद्ध किया, बहुत अच्छा प्रमेय था। अब इस प्रमेय का उपयोग क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रमेय का उपयोग। तो चलिए हम लोग
अब इसका उपयोग पढ़ते हैं, इस प्रमेय का उपयोग पढ़ते हैं। तो मैं एक बात बताया था कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग क्या है। शुरू में मैंने बताया था, पहला उपयोग मैंने बताया था कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग। दूसरा उपयोग मैं बताया था कि इस प्रमेय के द्वारा हम कुछ गुणों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहला गुण क्या है, कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, कुछ प्रमेय को सिद्ध करेंगे मैंने बताया था। जैसे करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रमेय है कि करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको हम सिद्ध करेंगे, और जिस विधि से हम सिद्ध करते हैं उसको बोलते हैं विरोधाभास, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। विरोधाभास के द्वारा उपपत्ति हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसको मैं साबित कर रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं, उपपत्ति मैं दे रहा हूं, अब आपको प्रूफ कर रहा हूं। मैंने जिस उपपत्ति की बात वो कहा है वो उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास के द्वारा उपपत्ति। विरोधाभास के द्वारा उपपत्ति का मतलब जो चीज़ साबित करना होता है ना, उसका उल्टा हम लेकर चलते हैं, उल्टा मानते हैं। यदि सम सिद्ध करना है तो विषम मानते हैं, और लास्ट में हम यह दिखा देते हैं कि जो हम माने वो क्या है, गलत है। तो इसका मतलब क्या सही होगा, जो सवाल है वो सही होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि करनी में 2 को एक अपरिमेय माने हैं, अपरिमेय कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तो हम मानेंगे परमेय, हम मानकर परमेय मानकर हम कोई एक विरोधाभास देंगे। ठीक है, और हम यह दिखाएंगे कि हमने जो माना है वो गलत है। तो जब हमारा यह मानना गलत है कि करनी में 2 परमेय है, तो होगा क्या कि करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, मान लेते हैं, माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताइए, करनी में 2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b पूर्णांक होना चाहिए और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः करनी में 2 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, तथा a और b, जहाँ a और b क्या हो, पूर्णांक हो और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो करनी में 2 को हम लिख सकते हैं a/b, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना। तो a b बिलोंग इन i माने पूर्णांक, और b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। और एक बात मान लेते हैं, हम यह मान लेते हैं कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा माना a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, केवल 1 है, माने 1 के अलावा कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। a और b दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या है, 1 है। अर्थात a और b एक ही संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो केवल 1 से कट रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब जरा स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो 2 बराबर a² / b², तो a² बराबर क्या मिल जाएगा, 2b²। a² बराबर आपका मिल गया 2b²। ठीक है ना। यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से मिला कि a² का गुणनखंड 2 है और b² है। ठीक है। अतः a² का
गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, ए स्क्वायर का गुणनखंड 2 होगा। चूंकि 2 क्या है, चूंकि 2 क्या है, अभाज्य है ना, अभाज्य है। तो अभी अभी हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा है कि यदि कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर रहे तो वह ए को भी विभाजित करेगी। तो 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2 ए को भी विभाजित करेगा, 2 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अच्छा बताइए, 2 जो है ए को विभाजित कर रहा है, ये जो ए को 2 विभाजित कर रहा है, हाँ? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि 2 ए को विभाजित कर रहा है तो कुछ बार भाग जाएगा ना, और शेष क्या बचेगा, 0। यानी ए बराबर हम लिख सकते हैं 2i इंटू कोई और संख्या, इस रूप में लिख सकते हैं। जब 2 जो है ए का गुणनखंड है तो ए बराबर हम 2 के कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड में ये होता है। तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कि ए स्क्वायर का गुणनखंड तो 2 होगा, चूंकि 2 अभाज्य संख्या है अतः 2 ए को भी विभाजित करेगा। अतः ए को निम्न लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है भाई, बोलिए। ए बराबर 2 कोई और संख्या लिखा जा सकता है, नहीं, ए का गुणनखंड 2 है, यानी कि ए का गुणनखंड करेंगे तो 2 और कोई और संख्या आएगी, जहां के कोई अन्य पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, ए की वैल्यू रखिए समीकरण 1 से, रखिए भाई 1 से। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए, यहाँ पर क्या मिल रहा है बोलिए, ए स्क्वायर की वैल्यू, ये स्क्वायर कीजिए तो 4k स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, तो b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 जो है वह b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, अतः 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो क्या समझा है आपने? आपने ये समझा कि 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2b को भी विभाजित करेगा। अभी अभी हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा है। अब एक बात बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा है, 2 a को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है, और 2 b को भी विभाजित करता है। अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड का है, गुणनखंड क्या है, 2 है, जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है। हम लोगों ने माना है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई और नहीं है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड का है, 2 है, जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है, यानी हमने जो माना है उसके विरुद्ध रिजल्ट आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, ठीक है, विरुद्ध है। इसका मतलब ये है कि हमारी मान्यता ही क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि करने में 2 परिमेय है, ठीक है।
तो जब हमारी कल्पना यह गलत है कि करनी में दो परमेय है, तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है क्या कि करनी में दो क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय है। चलिए तो एक बार और हम लोग सिद्ध करते हैं। हम लोग को सिद्ध करना था कि करनी में दो जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है कि करनी में दो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जिस विधि के द्वारा मैं सिद्ध कर रहा हूँ उसको बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास के द्वारा उपपत्ति। और इसमें हम उल्टा लेकर चलते हैं। तो हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हमने मान लिया है, माना करनी में दो एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको P बाई Q यानी A बाई B के रूप में लिखा जा सकता है। A और B पूर्णांक होना चाहिए, B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। यानी कि हमने मान लिया है कि जो A बाई B है वह न्यूनतम रूप में है, यानी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 2 बराबर A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, इधर आ गया ये, तो A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि A स्क्वायर का गुणनखंड 2 होगा। ये देख लिए गुणा के रूप में लिखा गया है, ठीक है। जैसे 20 बराबर लिख देते हैं 4 गुणे 5, तो 20 का गुणनखंड 4 भी होगा और 5 भी होगा। तो वैसे ही A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर लिखा गया है। इसका मतलब A स्क्वायर का गुणनखंड 2 है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब A स्क्वायर का गुणनखंड P होता है तो A का भी गुणनखंड क्या होता है? P होता है। तो चूंकि P एक अभाज्य संख्या आता है, 2 A को भी विभाजित करेगा, अर्थात जो 2 है वह A का भी गुणनखंड होगा, ठीक है। जब A का गुणनखंड होगा तो A को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, A बराबर 2K के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, चाहे 2 इंटू कुछ और संख्या, ठीक है। जैसे एक बात बताइए, 20 जो है 4 20 का गुणनखंड है, तो 20 को हम 4 गुणे कुछ लिख सकते हैं, कुछ माने 5 आएगा नहीं, तो A बराबर 2K। अब A की वैल्यू हम इसमें रख दें, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 दूना के 4K स्क्वायर, ये 4K स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2K स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। यहाँ से पता क्या चल रहा है कि B स्क्वायर बराबर 2 इंटू K स्क्वायर है, यानी कि 2 जो है वह B स्क्वायर का विभाजित कर रहा है, गुणनखंड है, यानी कि B स्क्वायर का 2 गुणनखंड है। तो इसका मतलब है कि 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 जो है वह B को भी विभाजित करेगा, अर्थात B का भी गुणनखंड 2 होगा। तो यहाँ से हमने साबित कर लिया कि A का भी गुणनखंड 2 है, B का भी गुणनखंड 2 है, अर्थात A और B दोनों का गुणनखंड क्या है? 2 है। और हमने माना है कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? केवल 1 है। तो हमारी कल्पना की यह क्या है? विरुद्ध है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि करनी में 2 क्या है? परिमेय है। तो जब हमारी कल्पना गलत है तो सही क्या है कि करनी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आप इसी के आधार पर और भी सवाल सिद्ध कर सकते हैं। करनी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करनी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करनी में 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करनी में 8 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप तमाम सवाल हल कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक तरह से मान के चलिए कि होमवर्क रहेगा, आप इसको अपने से कीजिएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप जो उज्ज्वल क्लासेज का परिवार है इसको आप बढ़ाइए, और बढ़ाने के लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब, जो हम लोगों का यूट्यूब चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको अपने दोस्तों में इतना शेयर कीजिए कि यह परिवार दिन रात बढ़े, ठीक है ना। तो अब बस धन्यवाद।